जब कभी भी हम हॉरर या उससे जुड़ी कुछ बातें करते हैं तो हमारे मन में एक बार किसी डरावने नन की तस्वीर जरूर आती होगी। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि कॉन्जूरिंग मूवी सीरीज के बाद नन्स का इविल डिपिक्शन काफी प्रचलित हुआ। इनफैक्ट कॉन्जूरिंग सीरीज में द नन बोल के मूवी ही आ गई जिसके अराउंड काफी हाइप थी। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि 1676 के दौरान एक नन सचमुच पजेस हो गई थी और पजेस स्टेट में वो एक क्रिप्टिक लेटर लिखी जिसे खुद डेविल के द्वारा लिखा गया लेटर माना जाता है। जी हाँ, प्रेजेंट टाइम में ये लेटर ट्रांसलेट हो चुकी है और इसमें बहुत ही रहस्यमयी बातें लिखी गई थी। तो आज के वीडियो में हम इसी इंसिडेंट के तह तक जाकर कुछ बहुत ही रहस्यमयी बातों का पर्दाफाश करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। ग्यारह अगस्त 1676 को कॉन्वेंट ऑफ पाल्मा डी मॉन्टेक्यारो की नन्स अपने क्वायर ग्रुप के साथ प्रेयर्स वगैरह कर रही थी जब उन्होंने नोटिस करा कि उनमें से एक नन जिनका नाम सिस्टर मरिया था वो इस क्वायर प्रेयर में शामिल नहीं थी। सिस्टर मरिया की कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी जहां वो कई बार बेहोश पाई गई थी, लेकिन क्वायर परफॉर्मेंस को अटेंड ना करना उन दिनों एक बड़ी बात थी। इसलिए बाकी नन सिस्टर मरिया को ढूंढना शुरू करती हैं और सिस्टर मरिया उन्हें पूरे मॉनेस्ट्री में नहीं मिलती। ऐसे में सारी नन्स सिस्टर मरिया के कमरे तक जाती हैं जहां से उन्हें चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। कमरा खोलने पे नन्स को सिस्टर मरिया काइंड ऑफ पजेस्ड हालत में दिखती हैं और उनके चेहरे पे ब्लैक इंक गिरा हुआ था। वो जमीन पे खुद अजीब तरह से लेटी पाई गई और उनके बाजू में एक लेटर पड़ा हुआ था। ये लेटर किसी अनजान भाषा में लिखा गया था और जब नन्स ने सिस्टर मरिया से इस लेटर के बारे में पूछा तो उनका कहना था कि उन्हें इस लेटर के बारे में कुछ नहीं पता। सिस्टर मरिया काफी डरते हुए कहती हैं कि उनके शरीर को लूसीफर ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था और शायद लूसीफर ही उनके हाथों ये लेटर लिखवाया होगा। इस बात को सुनकर कॉन्वेंट की सारी नन्स काफी डर गई और तब से लेकर आज तक ये घटना सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक मानी जाने लगी। अब इससे पहले हम ये जाने कि लेटर में क्या लिखा गया था, हमें सिस्टर मरिया के बारे में थोड़ा और जानना होगा ताकि हम इस पूरी घटना को अच्छे से समझ सके। सिस्टर मरिया का पूरा नाम मारिया क्रोसिफिसा डेला कॉन्सेजियन था और उनका जन्म एग्रीजेंटो में हुआ था जहां पहले उनका नाम इसाबेला तोमासी था। मरिया एक फेमस इटालियन राइटर की बेटी थी और केवल 15 साल की उम्र में ही वो आइलैंड ऑफ सिसिली में आ गई थी जहां उन्होंने अपनी जिंदगी गॉड को डिवोट करने की ठानी। तब से ही मारिया कॉन्वेंट में रहने लग गई और जल्दी वो एज ए नन वहां काम करने लग गई। इनिशियली तो मारिया काफी फ्रेंडली थी, वो काफी प्रेयर्स में पार्टिसिपेट वगैरह करती थी, लेकिन कुछ समय बाद ही उनका बिहेवियर थोड़ा चेंज होने लग गया था। उन्हें कभी भी गुस्सा आ जाता था, वो अचानक से बेहोश हो जाती थी और कई बार प्रेयर्स के दौरान वो ऐसे चिल्लाना शुरू कर देती थी मानो उन्हें कोई मार पीट रहा हो। अपनी बिगड़ती हालत को देखकर सिस्टर मरिया काफी डर गई थी जिस वजह से वो और ज्यादा प्रेयर करने लग गई, लेकिन अब उन्हें सैटन के विजन्स वगैरह आने लग गए थे। इस बारे में वो प्रीस्ट से कन्फेस करती हैं, लेकिन अचानक ही वो प्रीस्ट पे हमला भी कर दी जिसके बारे में उन्हें बाद में कुछ भी याद नहीं था। सो देखा जाए तो सिस्टर मरिया की हालत 11 अगस्त से कुछ दिनों पहले से ही बिगड़ने लग गई थी एंड देन फाइनली एक दिन उन्होंने वो रहस्यमयी खत लिख दिया। मरिया का कहना था कि ये लेटर डेविल के द्वारा लिखा गया है और क्योंकि ये लेटर बहुत ही स्ट्रेंज लैंग्वेज में लिखी गई थी, इसे डिकोड कर पाना उन दिनों तो काफी मुश्किल था। लेकिन 2017 में फाइनली इस लेटर को डिकोड करा गया और सचमुच में ये एक डेविलिश लेटर थी। अब इस लेटर में ऐसा क्या लिखा गया था, वेल इसके बारे में आपको वीडियो में थोड़ा बहुत आगे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि इस लेटर में शायद हॉन्टिंग ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लिखा होगा, क्योंकि डेविल को भी पता है कि आप में से तकरीबन 45% लोग मेरे चैनल की वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज आगे की कहानी सुनने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 1676 में सिस्टर मारिया द्वारा लिखी गई लेटर को तकरीबन 300 साल तक डिकोड नहीं करा जा सका, लेकिन 2017 में लडम साइंस सेंटर के कुछ रिसर्चर्स ने डार्क वेब से एक एल्गोरिदम को उठाया, वी कैन से इट वाज अ सॉफ्टवेयर, जिसे ट्वीक करके उसका इस्तेमाल इस लेटर को डिकोड करने के लिए किया गया।
वो इस पूरे लेटर को तो डिकोड नहीं कर पाए, लेकिन मोर देन 70% ऑफ द लेटर वाज डिकोडेड। ये लेटर ग्रीक, अरबिक, लैटिन और र्यूनिक अल्फाबेट्स में लिखी गई थी, जहां इन सभी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल काफी अच्छे से और क्रिप्टिक वे में करा गया था। रिसर्चर्स का कहना था कि ये लेटर सचमुच काफी इविल है, जिसका टोन काफी थ्रेटनिंग और पेसिमिस्टिक है। यहाँ मैं आपको लेटर के कुछ लाइंस हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ, जिसे सुनकर आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे कि ये लेटर किस तरह की थी। गॉड को ऐसा लगता है कि वो नश्वर लोगों को आजाद कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ की प्रणाली किसी के लिए भी काम नहीं करती। गॉड और कुछ नहीं बल्कि एक मजाक है, और जो लोग गॉड की ये सोचकर प्रार्थना करते हैं कि उन्हें मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलेगा, वो बस अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। स्वर्ग और नर्क जैसा कुछ नहीं होता। मरने के बाद का सच सिर्फ एक है, और वो सच है शैतान यानी लूसीफर। अब इस बात को सुनकर आप समझ ही पाए होंगे कि ये लेटर किस तरह की थी, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या इसे सचमुच डेविल ने लिखा था? अगर नहीं, तो सिस्टर मरिया इतने भाषाओं का इस्तेमाल कैसे कर पाई, और ये लेटर इतना ज्यादा क्रिप्टिक कैसे था कि इसे 300 साल तक डिकोड नहीं करा जा सका। अब इस पूरे घटना को देखने का एक सिंपल नजरिया ये हो सकता है कि सिस्टर मरिया सचमुच डेविल द्वारा पजेस हो गई थी और उन्होंने डेविल के कंट्रोल में इस पूरे लेटर को लिखा। लेकिन मॉडर्न डे साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स ऐसी थियरीज को बिल्कुल नहीं मानते और उनके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग खुद की थियरी है। रिसर्चर्स का कहना है कि सिस्टर मरिया बचपन से ही ग्रीक, अरबिक, लैटिन और र्यूनिक लैंग्वेजेस में काफी फ्लुएंट थी और उनके लिए इस तरह की क्रिप्टिक लेटर लिखना कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं थी। यहाँ मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि मरिया एक बहुत ही फेमस इटालियन राइटर की बेटी थी और ऐसे हालातों में मल्टीपल लैंग्वेजेस पे उनका कंट्रोल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट देन यहाँ सवाल ये उठता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। केवल 15 साल की उम्र से सिस्टर मरिया ने कॉन्वेंट ज्वाइन कर लिया था और वो नन बन गई थी। नन बनने के बाद उनके ऊपर काफी प्रेशर था टू परफॉर्म टास्क्स और इतने कम उम्र में वो इतने सारे प्रेशर को झेल नहीं पाई। साथ ही नन बनने के बाद अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ता है और ऐसे में सिस्टर मरिया काफी अकेली हो गई थी। मोरोवर उन दिनों औरतों के लिए अगर कोई सबसे सेफ काम था तो वो नन बनने का ही था, जिसे सिस्टर मरिया ने चुना। लेकिन नन बनने के बाद एक लेडी को अपनी निजी जिंदगी को भूल जाना होता है और इस तरह का त्याग कोई आसान काम नहीं था। उनकी मेंटल हेल्थ काफी डिग्रेड होती गई और एक टाइम पे शायद वो बाइपोलर और स्किज़ोफ्रेनिक हो चुकी थी। यही वजह है कि सिस्टर मरिया इमेजिन करने लग गई कि शायद उन्हें लूसीफर दिखने लग गया है और वो इस सब से काफी डरने लग गई। वो कई बार बेहोश भी हो गई, उन्होंने कन्फेस भी किया और उनकी बिहेवियर में भी काफी बदलाव आने लगा। दिन रात मेंटली अनस्टेबल कंडीशन में भी प्रेयर करने की वजह से शायद उनके मन में नेगेटिव थॉट्स और भी आने लग गए और एक रात उन्होंने अनकंट्रोल्ड वे में ये लेटर लिख दिया। अब क्योंकि वो कई लैंग्वेजेस जानती थी, उनके लिए इस तरह का लेटर लिख पाना कोई मुश्किल काम नहीं रहा होगा, लेकिन ऐसे लेटर्स को डिकोड करना काफी मुश्किल होता है। सो रिसर्चर्स के हिसाब से सिस्टर मरिया मेंटली अनवेल थी, जिस वजह से ये इंसिडेंट हुई। यहाँ मेरा सवाल आपसे है कि आप किस थियोरी को मानते हैं? क्या आपके हिसाब से सिस्टर मरिया सचमुच में डेविल द्वारा पजेस्ड हो गई थी या फिर वो मेंटली वेल नहीं थी? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 11 अगस्त 1676 को कॉन्वेंट ऑफ पाल्मा डी मॉन्टेक्यारो की नन्स अपने क्वायर ग्रुप के साथ प्रेयर्स वगैरह कर रही थी, जब उन्होंने नोटिस करा कि उनमें से एक नन, जिनका नाम सिस्टर मरिया था, वो इस क्वायर प्रेयर में शामिल नहीं थी। सिस्टर मरिया की कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, जहां वो कई बार बेहोश पाई गई थी। लेकिन क्वायर परफॉर्मेंस को अटेंड ना करना उन दिनों एक बड़ी बात थी, इसलिए बाकी नन सिस्टर मरिया को ढूंढना शुरू करती हैं और सिस्टर मरिया उन्हें पूरे मॉनेस्ट्री में नहीं मिलती। ऐसे में सारी नन्स सिस्टर मरिया के कमरे तक जाती हैं, जहां से उन्हें चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। कमरा खोलने पे नन्स को सिस्टर मरिया काइंड ऑफ पजेस्ड हालत में दिखती हैं और उनके चेहरे पे ब्लैक इंक गिरा हुआ था। वो जमीन पे खुद अजीब तरह से लेटी पाई गई और उनके बाजू में एक लेटर पड़ा हुआ था। ये लेटर किसी अनजान भाषा में लिखा गया था और जब नन्स ने सिस्टर मरिया से इस लेटर के बारे में पूछा तो उनका कहना था कि उन्हें इस लेटर के बारे में कुछ नहीं पता। सिस्टर मरिया काफी डरते हुए कहती हैं कि उनके शरीर को लूसीफर ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था और शायद लूसीफर ही उनके हाथों ये लेटर लिखवाया होगा। इस बात को सुनकर कॉन्वेंट की सारी नन्स काफी डर गई और तब से लेकर आज तक ये घटना सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक मानी जाने लगी।
अब इससे पहले हम ये जाने कि लेटर में क्या लिखा गया था, हमें सिस्टर मरिया के बारे में थोड़ा और जानना होगा ताकि हम इस पूरी घटना को अच्छे से समझ सके। सिस्टर मरिया का पूरा नाम मारिया क्रॉसिफिसा डेला कॉन्सेजियन था और उनका जन्म एग्रीजेंटो में हुआ था, जहां पहले उनका नाम इसाबेला तोमासी था। मरिया एक फेमस इटालियन राइटर की बेटी थी और केवल 15 साल की उम्र में ही वो आइलैंड ऑफ सिसिली में आ गई थी, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी गॉड को डिवोट करने की ठानी। तब से ही मारिया कॉन्वेंट में रहने लग गई और जल्दी वो एज ए नन वहां काम करने लग गई। इनिशियली तो मारिया काफी फ्रेंडली थी, वो काफी प्रेयर्स में पार्टिसिपेट वगैरह करती थी, लेकिन कुछ समय बाद ही उनका बिहेवियर थोड़ा चेंज होने लग गया था। उन्हें कभी भी गुस्सा आ जाता था, वो अचानक से बेहोश हो जाती थी और कई बार प्रेयर्स के दौरान वो ऐसे चिल्लाना शुरू कर देती थी मानो उन्हें कोई मार पीट रहा हो। अपनी बिगड़ती हालत को देखकर सिस्टर मरिया काफी डर गई थी, जिस वजह से वो और ज्यादा प्रेयर करने लग गई। लेकिन अब उन्हें सैटन के विजन्स वगैरह आने लग गए थे। इस बारे में वो प्रीस्ट से कन्फेस करती हैं, लेकिन अचानक ही वो प्रीस्ट पे हमला भी कर दी, जिसके बारे में उन्हें बाद में कुछ भी याद नहीं था। सो देखा जाए तो सिस्टर मरिया की हालत 11 अगस्त से कुछ दिनों पहले से ही बिगड़ने लग गई थी एंड देन फाइनली एक दिन उन्होंने वो रहस्यमय खत लिख दिया। मरिया का कहना था कि ये लेटर डेविल के द्वारा लिखा गया है और क्योंकि ये लेटर बहुत ही स्ट्रेंज लैंग्वेज में लिखी गई थी, इसे डिकोड कर पाना उन दिनों तो काफी मुश्किल था। लेकिन 2017 में फाइनली इस लेटर को डिकोड करा गया और सचमुच में ये एक डेविलिश लेटर थी। अब इस लेटर में ऐसा क्या लिखा गया था, इसके बारे में आपको वीडियो में थोड़ा बहुत आगे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि इस लेटर में शायद हॉन्टिंग ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लिखा होगा, क्योंकि डेविल को भी पता है कि आप में से तकरीबन 45% लोग मेरे चैनल की वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज आगे की कहानी सुनने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 1676 में सिस्टर मारिया द्वारा लिखी गई लेटर को तकरीबन 300 साल तक डिकोड नहीं करा जा सका, लेकिन 2017 में लडम साइंस सेंटर के कुछ रिसर्चर्स ने डार्क वेब से एक एल्गोरिदम को उठाया, वी कैन से इट वाज अ सॉफ्टवेयर, जिसे ट्वीक करके उसका इस्तेमाल इस लेटर को डिकोड करने के लिए किया गया। वो इस पूरे लेटर को तो डिकोड नहीं कर पाए, लेकिन मोर देन 70% ऑफ द लेटर वाज डिकोडेड। ये लेटर ग्रीक, अरबिक, लैटिन और र्यूनिक अल्फाबेट्स में लिखी गई थी, जहां इन सभी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल काफी अच्छे से और क्रिप्टिक वे में करा गया था। रिसर्चर्स का कहना था कि ये लेटर सचमुच काफी इविल है, जिसका टोन काफी थ्रेटनिंग और पेसिमिस्टिक है। यहाँ मैं आपको लेटर के कुछ लाइंस हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ, जिसे सुनकर आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे कि ये लेटर किस तरह की थी। गॉड को ऐसा लगता है कि वो नश्वर लोगों को आजाद कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ की प्रणाली किसी के लिए भी काम नहीं करती। गॉड और कुछ नहीं बल्कि एक मजाक है, और जो लोग गॉड की ये सोचकर प्रार्थना करते हैं कि उन्हें मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलेगा, वो बस अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। स्वर्ग और नर्क जैसा कुछ नहीं होता। मरने के बाद का सच सिर्फ एक है, और वो सच है शैतान यानी लूसीफर। अब इस बात को सुनकर आप समझ ही पाए होंगे कि ये लेटर किस तरह की थी, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या इसे सचमुच डेविल ने लिखा था? अगर नहीं तो सिस्टर मारिया इतने भाषाओं का इस्तेमाल कैसे कर पाई, और ये लेटर इतना ज्यादा क्रिप्टिक कैसे था कि इसे 300 साल तक डिकोड नहीं करा जा सका। अब इस पूरे घटना को देखने का एक सिंपल नजरिया ये हो सकता है कि सिस्टर मारिया सचमुच डेविल द्वारा पजेस हो गई थी और उन्होंने डेविल के कंट्रोल में इस पूरे लेटर को लिखा। लेकिन मॉडर्न डे साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स ऐसी थियरीज को बिल्कुल नहीं मानते और उनके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग खुद की थियरी है। रिसर्चर्स का कहना है कि सिस्टर मारिया बचपन से ही ग्रीक, अरबिक, लैटिन और र्यूनिक लैंग्वेजेस में काफी फ्लुएंट थी और उनके लिए इस तरह की क्रिप्टिक लेटर लिखना कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं थी। यहाँ मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि मरिया एक बहुत ही फेमस इटालियन राइटर की बेटी थी और ऐसे हालातों में मल्टीपल लैंग्वेजेस पे उनका कंट्रोल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट देन यहाँ सवाल ये उठता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। केवल 15 साल की उम्र से सिस्टर मरिया ने कॉन्वेंट ज्वाइन कर लिया था और वो नन बन गई थी। नन बनने के बाद उनके ऊपर काफी प्रेशर था टू परफॉर्म टास्क्स और इतने कम उम्र में वो इतने सारे प्रेशर को झेल नहीं पाई। साथ ही नन बनने के बाद अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ता है और ऐसे में सिस्टर मरिया काफी अकेली हो गई थी।
मोreover, उन दिनों औरतों के लिए अगर कोई सबसे सेफ काम था तो वो नन बनने का ही था, जिसे सिस्टर मरिया ने चुना। लेकिन नन बनने के बाद एक लेडी को अपनी निजी जिंदगी को भूल जाना होता है और इस तरह का त्याग कोई आसान काम नहीं था। उनकी मेंटल हेल्थ काफी डिग्रेड होती गई और एक टाइम पे शायद वो बाइपोलर और स्किज़ोफ्रेनिक हो चुकी थी। यही वजह है कि सिस्टर मरिया इमेजिन करने लग गई कि शायद उन्हें लूसीफर दिखने लग गया है और वो इस सब से काफी डरने लग गई। वो कई बार बेहोश भी हो गई, उन्होंने कन्फेस भी किया और उनकी बिहेवियर में भी काफी बदलाव आने लगा। दिन रात मेंटली अनस्टेबल कंडीशन में भी प्रेयर करने की वजह से शायद उनके मन में नेगेटिव थॉट्स और भी आने लग गए और एक रात उन्होंने अनकंट्रोल्ड वे में ये लेटर लिख दिया। अब क्योंकि वो कई लैंग्वेजेस जानती थी, उनके लिए इस तरह का लेटर लिख पाना कोई मुश्किल काम नहीं रहा होगा, लेकिन ऐसे लेटर्स को डिकोड करना काफी मुश्किल होता है। सो रिसर्चर्स के हिसाब से सिस्टर मरिया मेंटली अनवेल थी, जिस वजह से ये इंसिडेंट हुई। यहाँ मेरा सवाल आपसे है कि आप किस थियोरी को मानते हैं? क्या आपके हिसाब से सिस्टर मरिया सचमुच में डेविल द्वारा पजेस्ड हो गई थी या फिर वो मेंटली वेल नहीं थी? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब इस पूरी रियल स्टोरी को सुनने के बाद आप में से कई लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इस घटना के बाद सिस्टर मरिया का क्या हुआ? इसके बाद सिस्टर मरिया के बारे में कहीं कुछ लिखा तो नहीं गया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बाकी नन्स ने उनका ठीक ढंग से ख्याल रखा, जिसके बाद चीजें नॉर्मल हो गई थी। यूजुअली उन दिनों ऐसे केसेस में पीड़ित को विच वगैरह बताकर मार दिया जाता था, बट सिंस सिस्टर मरिया एक नन थी, उनके साथ फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोनेस्ट्री की बाकी नन्स इस डेविल लेटर को काफी हद तक सच मान रही थी और इसीलिए उन्होंने अपने तरीके से प्रे वगैरह करके इस पूरे सिचुएशन को कंट्रोल किया। लेकिन कई बार छुपाने के बावजूद भी डेविल्स लेटर की बात आम लोगों तक पहुंच ही गई और ये इंसिडेंट वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस इंसिडेंट्स में से एक बन गई। दोस्तों, आज तक हमने अपनी वीडियोस में कई डरावने रिचुअल्स, वेपन्स, पोएम्स और बुक्स वगैरह के बारे में बात किया है जिन्हें शापित, इविल या बैड लक कंसिडर किया जाता है और कॉमनली डेविल्स ब्रेथ को दुनिया का सबसे डरावना ड्रग बताया गया है। तो आज के वीडियो में हम डेविल्स ब्रेथ के बारे में बात करते हुए ये पता करेंगे कि आखिर क्यों इसे वर्ल्ड स्केरियस्ट ड्रग कहा जाता है। डेविल्स ब्रेथ की हिस्ट्री कोलंबिया से स्टार्ट होती है, जहां इस ड्रग का ओरिजिन माना गया है। कोलंबिया के स्ट्रीट्स पे आपको बेल शेप्ड फ्लावर्स वाली कई श्रब्स यानी झाड़ियां टाइप दिख जाएंगी, जिन्हें लोकली बोराचेरो ट्री के नाम से जाना जाता है। एंशिएंट टाइम से ही कोलंबियन ट्राइबल एरियाज में बोराचेरो ट्री के इन बेल शेप्ड फ्लावर्स से पाउडर प्रिपेयर किया जाता था, जिसे पाउडर्ड फॉर्म में ही और कभी कदार लिक्विड में मिक्स करके यूज किया जाता था। शमन्स और ब्लैक मैजिक परफॉर्म करने वाले इस पाउडर का सीक्रेटली अच्छे और बुरे तरीके से यूज किया करते थे। जहां एक तरफ कुछ शमन्स के द्वारा राइट वे में इसे एक पेन रिलीवर की तरह यूज किया जाता था, वहीं दूसरी तरफ रॉन्ग वे में इसे लोगों को हिप्नोटाइज करने में, सबमिसिव बनाकर अपनी बात मनवाने और उनका गलत फायदा उठाने के लिए किया जाता था। डेविल्स ब्रेथ की स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज में से एक है इसकी सबमिसिव कैरेक्टरिस्टिक को ट्रिगर करने की खासियत। जी हाँ, डेविल्स ब्रेथ को कंज्यूम करने वाला इंसान हर ऑर्डर को फॉलो करने के लिए रेडी हो जाता है, नो मैटर वो ऑर्डर कितनी ही इंसेन क्यों ना हो। और इस तरह ये शमन्स अपने रिचुअल में इसका इस्तेमाल करके अपने क्लाइंट्स को हिप्नोटाइज करके उनसे अपने ऑर्डर्स फॉलो करवाते थे, जिसका उन क्लाइंट्स को अपने होश में आने के बाद कोई भी आइडिया नहीं होता था। बात करें प्रेजेंट की, तो आज डेविल्स ब्रेथ के बारे में हमारे पास पहले से कई ज्यादा नॉलेज है। डेविल्स ब्रेथ का साइंटिफिक नेम स्कोपोलामाइन है, जिसे आज मेडिकल फील्ड में यूज किया जाता है। इसके स्मॉल डोज को सर्जरी से पहले पेशेंट के सलाइवा को ड्राई करने, मसल के स्पाजम्स को काम करने के लिए एंड पेन रिलीवर्स की तरह भी यूज किया जाता है। स्कोपोलामाइन को एंटी कोलिनर्जिक मेडिकेशन कंसिडर किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि एंटी कोलिनर्जिक मेडिकेशन उन मेडिसिन और ड्रग्स को कहा जाता है जो कि ब्रेन के न्यूरोट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देती है। आसान भाषा में कहा जाए तो ये ब्रेन के फंक्शंस को ब्लॉक करने की पावर रखता है, जिसकी वजह से पेन का फील ना होना या फिर हिप्नोसिस जैसी कंडीशंस पॉसिबल होती है। डेविल्स ब्रेथ की स्मॉल डोज को भले ही मेडिकल प्रोसीजर्स में यूज किया जाता है, लेकिन स्मॉल डोज में भी इसके कई साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे ड्राई माउथ, ब्लर्ड विजन और डिजीनेस।
डेविल्स ब्रेथ की हाई डोज के इफेक्ट्स तो जानलेवा साबित हो सकते हैं, जिनसे हार्ट रेट का नाटकीय रूप से तेज हो जाना, सर घूमना, डीप हेलुसिनेशंस आना, सीजर्स एंड कोमा तक आ जाना शामिल है। अब अगर कोई इंसान अल्कोहल कंज्यूम करता है एंड उसके बाद वो डेविल्स ब्रेथ कंज्यूम करता है तो ये बहुत ही बुरा हो सकता है, क्योंकि डेविल्स ब्रेथ से स्पाइक्ड अल्कोहल ड्रिंक ह्यूमन के ब्रेन को कुछ सेकंड्स में ही फ्रीज करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करके इंसान को काइंड ऑफ वॉकिंग ज़ॉम्बी में चेंज कर सकती है। जी हाँ, और शायद यही वजह है कि इसे ज़ॉम्बीफाइंग यानी ज़ॉम्बी बना देने वाला ड्रग भी कहा जाता है। कोलंबिया के ड्रग कैपिटल मेडलिन में डेविल्स ब्रेथ को खुलेआम स्ट्रीट्स पे बेचा जाता है और इसे बड़ी तादाद में लोकली भी प्रोड्यूस किया जाता है। लोकली इसकी अनकंट्रोल्ड क्वांटिटी को इलीगल बेचा और खरीदा जाता है, जहां लोगों का मानना है कि ये एक मैजिकल ड्रग है जिसे कंज्यूम करने से इंसान किसी भी तरह के पेन और ट्रॉमा से आज़ाद हो सकता है। इंटरेस्टिंगली एनफ, अगर आप में से कोई भी किसी समुद्री यात्रा पे गया है और उसे सी सिकनेस हुआ होगा तो चांसेस है कि आपने डेफिनेटली स्कोपोलामाइन को यूज किया होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि सी सिकनेस के केसेस में इस एक्टिव इंग्रेडिएंट की बस 1 मिलीग्राम डोज को एक छोटे से पैच में डालकर कान के पीछे रखा जाता है, जहां ये स्किन के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और नर्वस सिस्टम में एंटर कर जाती है। ड्रग के नर्वस सिस्टम में एंटर करते ही लोगों को बेटर फील होने लगता है और उन्हें सी सिकनेस भी ज्यादा फील नहीं होता। अब डेविल्स ब्रेथ को और भी ज्यादा डरावना ड्रग बनाती है इसकी एयरबॉर्न होने की कैपेसिटी। जी हाँ, इस ड्रग के फाइन पार्टिकल एयर में मिक्स हो जाने पर उतने ही डेडली और सीरियस इफेक्ट्स दिखाते हैं जैसे जनरल फॉर्म में। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको सिर्फ स्पाइक ड्रिंक से सावधान नहीं रहना, बल्कि ऐसे केसेस में भी सावधान रहना है जब किसी अनजान जगह पे कोई स्ट्रेंजर अपने हाथ में कोई पेपर लिए आपसे डायरेक्शन पूछने आए, क्योंकि ऐसी कई रिपोर्ट्स आई हैं जहां क्रिमिनल्स अपने विक्टिम्स के सामने एक पीस ऑफ पेपर जो कि डेविल्स ब्रेथ से कवर्ड होता है उसे लेकर डायरेक्शन पूछने आते हैं, और जैसे ही विक्टिम उस पेपर को पढ़ने के लिए अपने करीब लाता है वो इस ड्रग को इनहेल कर लेता है थ्रू देयर ब्रेथ, और इसके कुछ सेकंड्स बाद ही विक्टिम अपने ब्रेन से अपना कंट्रोल खो देता है। कंट्रोल खोने के बाद जो भी ऑर्डर्स उसे दिए जाते हैं वो उन्हें फॉलो करने लग जाता है, जिसके बाद विक्टिम खुद अपने बैंक डिटेल्स और अदर इन्फॉर्मेशन बिना होशो हवास के शेयर कर देता है। और ऐसे भी अगर आपको अपने आप पे कंट्रोल नहीं और आप किसी भी ऑर्डर का पालन कर रहे हैं तो लोग आपसे कुछ भी करवा सकते हैं। डेविल्स ब्रेथ का दूसरा सबसे बड़ा इस्तेमाल किया जाता है क्लब्स और बार्स में। जी हाँ, मॉडर्न टाइम्स में क्रिमिनल्स स्पाइक ड्रिंक का यूज करके फीमेल्स को अपना टारगेट बनाते हैं और उन्हें लूटने या फिर उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश में रहते हैं। यही वजह है कि डेविल्स ब्रेथ को डेट ड्रग और रेप ड्रग भी कंसिडर किया जाता है। अब डेविल्स ब्रेथ से जुड़ी एक और क्रीपी हिस्टोरिकल स्टोरी है। बोगोटा के ट्राइब्स में जब ट्राइब के किंग की डेथ हो जाया करती थी तब उसकी वाइफ यानी क्वीन और उनके सर्वेंट्स को किंग की डेड बॉडी के साथ ही जिंदा दफना दिया जाता था। बट ऐसा करने के लिए ट्राइब के वाइस सीनियर्स क्वीन और सर्वेंट्स को डेविल्स ब्रेथ कंज्यूम करने के लिए दिया करते थे, जिसके बाद क्वीन और सर्वेंट्स काइंड ऑफ हिप्नोटाइज हो जाते थे और उन्हें कन्विंस किया जाता था टू गेट बरीड, और वो लोग आसानी से मान भी जाते थे। अब आसपास ड्रग हो और वहां CIA नहीं हो, ऐसा हो सकता है क्या? वेल 1920 में CIA द्वारा भी डेविल्स ब्रेथ का यूज किया गया था और एज यू कैन गेस बाय नाउ इसे एज ए ट्रुथ सीरम यूज किया गया था। जी हाँ, यहाँ सस्पेक्ट्स को इसकी स्मॉल डोज देकर उनसे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की जाती थी, लेकिन आगे चलकर इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में पता चलने पर इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया। ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि CIA एक ऐसी एजेंसी है जो सब कांड करके बैठी है। आई होप आपको मेरी MK अल्ट्रा वाली वीडियो याद होगी। तो इन द एंड हमारे मन में सवाल आता है कि क्या डेविल्स ब्रेथ एक जानलेवा ड्रग है? क्या इससे जुड़े अर्बन लेजेंड्स गलत हैं? अब ये सब भले ही आज भी एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस हैं, बट इससे जुड़े किस्सों, हिस्ट्री और प्रेजेंट में हुए इंसिडेंट से ये जरूर कहा जा सकता है कि ये डेफिनेटली वन ऑफ द स्केरियस्ट ड्रग्स